हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक कोट के बारे में देखेंगे कि एथिक्स के पेपर में यूपीएससी नियर अबाउट 3 to 4 और ऑन एन एवरेज 3 कोट्स तो पक्का वो देते ही हैं। ठीक है, अलग अलग जो पर्सनालिटीज ने कुछ कोट्स दिए हैं तो वो दे देते हैं। उसके बेसिस पे हमें अपने आंसर को फ्रेम करना होता है कि उसका क्या मतलब है, क्या बताया जा रहा है, या उस पर्सनालिटी ने ये कोट क्यों बोली है और हम उससे क्या परसीव करते हैं। राइट, तो हम आज सॉक्रेट्स की एक कोट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं गाइज। इन कोट से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से ये कोट्स को सॉल्व करना है या क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से इनको टेकअप किया जाता है। तो ज़रूर गाइज देखिएगा, समझिएगा और इनको अपने पास नोट करके रखिएगा कि क्या क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए इनको अटेम्प्ट करने के टाइम पे। राइट, सो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं उसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ गाइज जो आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज अगर आप अपने एग्जाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी पे जो आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज हमारे एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 के बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज। आपका सिलेक्शन पक्का है, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइज, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ मोरालिटी विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेटिव इमोशनल वैल्यूज is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true। ये किसने दिया है कोट? सोक्रेट्स ने। नैतिकता की एक प्रणाली जो साक्ष्य भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है एक मात्र भ्रम है, एक पूरी तरह से अश्लील अवधारणा है जिसमें कुछ भी ध्वनि नहीं है और कुछ भी सत्य नहीं है। ये किसने दिया? सोक्रेट्स ने दिया है। तो ये क्वेश्चन गाइज जैसे मैंने आपको बताया GS4 एथिक्स से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली मतलब कोट में क्या है, सोक्रेट्स ने इस कोट के ज़रिए क्या बोला है कि जो हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो हम उसको कई बार किससे जोड़ते हैं कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस पे आधारित है, कि जो हमारी इमोशनल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी भावनात्मक मूल्य हैं, मतलब जो हमारे इमोशंस हैं उनसे कनेक्ट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनल हैं तो हम उसी हिसाब से दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरे के लिए अच्छा करते हैं, वो वैल्यूज़ रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है।
रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इमोशनल वैल्यूज़ के ही बेसिस पे एक हम मोरालिटी नहीं देख सकते, या उसके ऊपर आधारित हम नैतिकता को नहीं मान सकते। ये सिर्फ एक इल्यूजन ही है। ठीक है, एक ये वल्गर कॉन्सेप्शन है, मतलब कि हम अगर इमोशन के बेसिस पे हम कह रहे हैं ना कि हाँ वो उसमें नैतिकता है, वो उसमें मोरालिटी है, तो वो गलत है। ये कॉन्सेप्शन, ये जो हम परसीव कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि इसमें ना ही इसमें कुछ भी सच है ही नहीं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक परसीविंग है, कि एक कॉन्सेप्शन है कि हमने मान लिया, हम सिर्फ मान लेते हैं, बट उसमें ट्रुथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में या इस कोड के जरिए हमें क्या बताना है कि सिर्फ इमोशनल वैल्यूज़ के बेसिस पे हम मोरालिटी नहीं बता सकते, क्योंकि मोरालिटी का जो बेसिस है वो इमोशनल वैल्यूज़ नहीं, बल्कि बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो उस पर बेस्ड होती हैं। हम इमोशंस के बेसिस पे या जो हमारी भावनात्मक मूल्य हैं उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि कोई पर्सन मॉरल है या नैतिकता है उसके अंदर। Right? So let's begin with that. Emotions are common to all individuals. However, they vary in extent. They are dependent upon thoughts and feelings, physiological changes, expressive behaviors and inclinations to act. अब इमोशंस क्या है कि वो हर किसी में होते हैं। इमोशंस तो हर एक पर्सन में होते हैं, इवन हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। बस उसका एक्सटेंट वेरी करता है कि किसी के कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, या कुछ चीज़ को परसीव करने का तरीका उसमें कुछ ज़्यादा है, और किसी में मीडियोकर होगा, किसी में कम होगा। मतलब वो एक पैरामीटर है जो कि वेरी करता है, लेकिन इमोशंस तो हमें सब में ही देखने को मिलते हैं। अब वो डिपेंडेंट किस पे होते हैं, वो वेरी किस पे करते हैं, किस चीज़ से, कि उनके क्या थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस उनका क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो किसी चीज़ के थ्रू किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, कितना ज़्यादा होते हैं, उनका एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो सब चीज़ों के ऊपर या इनकी एक्सटेंट या जो पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा वो इमोशंस उसके अंदर, किस पर्सन के अंदर है। राइट? इरराशनल और इम्पार्शियल एक्शंस और डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द वेल नॉलेज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कि जब हम कोई इम्पार्शियल डिसीजन लेते हैं, कि हम प्रॉपर तरीके से हम सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, वो हम कब लेते हैं, हम क्या करते हैं, हमें अगर किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, या मान लीजिए एक इजी एग्जांपल से समझते हैं कि हमें अपने करियर के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि हमें किस लाइन में जाना है, क्या हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने आप को समझेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, अ, हमारा इंटरेस्ट क्या है बेसिकली। राइट? उसके अंदर उसके बाद हम वेरियस प्रोस्पेक्ट्स को समझेंगे, हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे वेरियस प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, ताकि हम एक करेक्ट डिसीजन ले सकें। तो कब एक करेक्ट डिसीजन और इम्पार्शियल डिसीजन लिया जा सकता है, जब हम प्रॉपर तरीके से हमें किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, हम तभी ले सकते हैं। अगर हम बिना इंफॉर्मेशन के कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन बहुत रेयर होगा कि वो करेक्ट प्रूव हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना एक तुक्का लग जाना, वो तुक्का लग गया तो वो सही हो जाएगा कि ये करेक्ट डिसीजन लिया गया है, लेकिन वो बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कुछ जाने पहचाने, तभी कहते हैं ना कि कुछ ना सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना किसी के लिए कुछ ऐसा परसेप्शन बनाना चाहिए। राइट? तो अगर किसी के पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो जानता है कि इसका बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तभी वो एक प्रॉपर डिसीजन, इम्पार्शियल डिसीजन ले सकते हैं। इन दिस इरराशनल एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग इमोशंस प्ले अ वाइटल रोल। अब हमने क्या बात की कि हम कोई नॉलेज हमारे पास है, इन्फॉर्मेशन हमने ली, जैसे हमने करियर की बात की, तो हमने वेरियस प्रॉस्पेक्ट्स देखे, अलग अलग उसके हमने बेनिफिट्स, कॉन्सिक्वेंसेस देखे, उसके बेसिस पे डिसीजन ले। लेकिन उसी के पहले हमने क्या बोला, मैंने क्या कहा कि उनकी हमारा कहाँ पे इंटरेस्ट है, हम कहाँ पे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, हम उसको भी देखेंगे। तो इसीलिए इमोशंस का भी एक वाइटल रोल है, लेकिन सिर्फ इमोशंस का नहीं है, बहुत सारे अलग फैक्टर्स हैं जो प्रिवेल करते हैं। इमोशंस का है, बट थोड़ा सा हमें एक एक्सटेंट तक ही देखने को मिलता है।
Derailed emotions can lead to irrational and sometimes pathological consequences. कि अब क्या हो जाता है, कई बार हम अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि हम कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि सही नहीं होता, ठीक है, जिसके हमें बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर हम ज़्यादा इमोशंस में, कहते हैं ना कि कभी भी कुछ सोचो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। अब आजकल ये इमोशनल इंटेलिजेंस की क्यों बात की जा रही है? अब जैसे अगर आप इंटरव्यू फेस करेंगे जब, तो उसमें भी आप लोगों से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस तरीके का आपको सिचुएशंस दी जाएंगी। वो क्यों दी जाएंगी? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कि आप कितना अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी वहाँ पे एक राशनल डिसीजन आप ले पाएंगे। उसकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस में बह के कई बार हम गलत डिसीजन ले जाते हैं जिसकी गलत कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, वो भुगतने पड़ते हैं गलत परिणाम उनके, राइट? हाउएवर, इमोशंस एज सच आर नॉट नेसेसरीली irrational. एरिस्टोटल फॉर एग्जाम्पल सॉ एंगर एज अ रीजनेबल रिस्पॉन्स टू एन इंसल्ट। लेकिन ऑब्वियसली कि इमोशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इर्राशनल ही हो या गलत डिसीजन ही ले हम इमोशंस में बह के, ठीक है। जैसे कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है कि इंसल्ट हम कब अगर मान लो हमारी कोई इंसल्ट करता है, किसी ने हमारी इंसल्ट की है, तो हम उस टाइम पे गुस्से में होते हैं और गुस्से में हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, कोई एक स्टेप लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप गुस्से में हैं, आपकी किसी ने इंसल्ट की, गुस्से को आपने अपना किस तरीके से चैनलाइज किया, आपने अपने गुस्से को कि अच्छा इसने मुझे ये कहा है तो अब मैं इसको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। आपने अपनी वो जो एनर्जी है, वो गुस्सा है, कहाँ पे चैनलाइज किया? अपनी प्रिपरेशन में, अपने हार्ड वर्क में, एंड यू सक्सीडेड इन दैट। तो वो क्या है, वो इमोशन जो आपका था, एंगर आपको आया, गुस्सा आया आपको, वो आपने कहाँ पे क्या प्रूव हुआ? आपका वो जो डिसीजन वो अच्छा प्रूव हुआ। तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा गलत ही हो या वो हमेशा बैड कॉन्सिक्वेंसेस ही दे, इरेशनल डिसीजन ही प्रूव हो, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस इन मेकिंग डिसीजंस कैन नॉट बी एम्फेसाइज्ड मोर। कि इससे ज़्यादा फिर भी हम इमोशंस की इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा नहीं डाल सकते डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम बात करें तो वो इरेशनल ही प्रूव हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा इमोशंस में बह के गलत डिसीजन ले जाते हैं। ह्यूमन हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय यूजिंग इट्स माइंड। कि अब ह्यूमन ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर दिया अपने माइंड को यूज़ करके, ठीक है, जिसमें क्या है, इमोशंस का कोई रोल नहीं है। The AI can sure replicate the logical process of the brain, but logic alone cannot take the correct decisions involving humans, which clearly indicates the wisdom of emotions. कि अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या कर देता है, वो लॉजिकल प्रोसेस को तो ले पाता है, कि जो दिमाग है, जो ह्यूमन ब्रेन है, उसका लॉजिकल प्रोसेस है, वो उसको कॉपी करता है और उसी के बेसिस पे वो डिसीजंस देता है। लेकिन सिर्फ लॉजिक ही ह्यूमंस की तरह डिसीजन करेक्ट नहीं ले सकता, क्योंकि जैसे हमने बात की कि ज़्यादा नहीं लेकिन इमोशंस का एक रोल तो होता ही है, एक इम्पॉर्टेंट रोल इमोशंस भी प्ले करता है। तो हम ऑन एंड ऑल सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो इमोशंस का नहीं देखता है, राइट? विजडम ऑफ इमोशंस नहीं ले पाता है, जो कि ह्यूमंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। द बेसिक इमोशंस ऑफ एंगर, फियर एंड सैडनेस मेड सक्सेसफुल लीडर्स फ्रॉम नेल्सन मंडेला टू मार्टिन लूथर किंग एंड मेनी अदर्स। कि जो कुछ बेसिक इमोशंस हैं उनकी तो ज़रूरत होती ही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, अब आप अगर यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो इमोशनल वैल्यूज़ हैं वो एक आधार नहीं है मोरालिटी का, नैतिकता का। तो वही हम बात करें वो कि इमोशन सिर्फ एक आधार नहीं है, इमोशन ज़रूरी हैं, लेकिन टू एन एक्सटेंट, सिर्फ एक लिमिट तक। कुछ पर्टिकुलर बेसिक इमोशंस की ज़रूरत है, लेकिन हम उसको एक आधार नहीं बना सकते नैतिकता को। उसके लिए हमें दूसरी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत से फैक्टर्स हैं उसके लिए। बेसिक इमोशंस हमारे बेसिक लेवल पे ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें, राइट? तो हमें कुछ सक्सेसफुल लीडर्स मिले हैं, जिन मतलब ऐसे कुछ सक्सेसफुल लीडर्स सक्सेसफुल हुए हैं, किसकी वजह से? बेसिक इमोशंस की वजह से। जैसे एंगर है, फियर है, सैडनेस है। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला या मार्टिन लूथर किंग है, या ऐसे बहुत सारे दूसरे भी लीडर्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट?
It was Mahatma Gandhi's mastery over emotions of the masses which gave a climax to the Indian national movement, ultimately lead to independence. अब महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने लोगों के इमोशंस पे ही मास्टरी की, मतलब कि उनके जो लोग थे उनके इमोशंस को देखा, उनके इमोशंस को ही समझते हुए, परखते हुए उन्हीं के ऊपर एक मास्टरी हासिल करते हुए उनको कंट्रोल किया, उनसे बातचीत की, उन्हीं के इमोशंस के, इमोशनल लेवल के अकॉर्डिंग उनको समझाया कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, कि वो एक रूल के अंडर हैं, वो एक कॉलोनियल पावर के अंडर हैं और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनको लड़ना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। और तब वो किस क्लाइमेक्स पे पहुंचे उसके ज़रिए? इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्लाइमेक्स पे पहुंचे, और उसके साथ धीरे 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 किस पे पहुंचे? इंडिपेंडेंस अटेन की हमने, स्वतंत्रता हमने ली है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अब जैसे इंडिया के जो लोग थे, जो मासेस थे, लोगों में इमोशनल वैल्यूज बहुत थी, लेकिन फिर भी क्या वो इस चीज़ को समझ पाए कि उनके वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके साथ उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? वो नहीं समझ पाए, वो मोरालिटी उनके अंदर आई ही नहीं, वो नैतिकता वो समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में बात थी क्या। जब वो नहीं समझे तो उसको क्या किया? उसके लिए महात्मा गांधी ने वो एक ड्राइव की तरह उन्होंने काम किया और उनको उस चीज़ पे बताया, और इंटरनेशनल मूवमेंट को क्लाइमेक्स पे लेके गए, अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस वो लेकर आए। वो उन्होंने वो सक्सेसफुल हुए इस चीज़ में, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे क्या था? उनके पास इमोशंस तो थे लोगों के पास, लेकिन महात्मा गांधी ने उन इमोशंस को यूज़ किया, तब वो उनको लेके आ पाए। लोगों के इमोशंस ही सिर्फ नैतिकता नहीं लेकर आए थे, मोरालिटी नहीं लेकर आ पाए थे। Emotions with the evolutionary wisdom have played a prominent role in the great struggles of humankind. कि इमोशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक विजडम है, हमें देखने को मिलता है, विवेक है, वहाँ पे एक रोल अच्छा निभाया है उसने, कि एक स्ट्रगल में, कि जो ह्यूमन काइंड के लिए स्ट्रगल हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छे, उसके स्ट्रगल के लिए, एक बेटरमेंट के लिए उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर हम बात करें, जिसने कि वर्ल्ड को, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, उससे हमें क्या मिला? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, ये हमें वैल्यूज वहां से मिली। वो किसके बेसिस पे मिली? क्योंकि लोगों ने वहां पे इमोशनली विजडम के साथ अपने इमोशंस को यूज किया, अटैक किया, स्ट्रगल किया, और वहां पे वो क्रांति करी, और क्रांति के थ्रू उन्होंने पूरे इनफैक्ट वर्ल्ड को, सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, वर्ल्ड को वो मूल्य दिए, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट? However, the emotions of more human minds together has put some generations of masses to the jeopardy. For example, emotion of anger into the mob over religious issues has put some of the marginalized communities into jeopardy in India. अब जो इमोशंस हैं उसके बेसिस पे हमने देखा कि बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये सिर्फ एक मियर इल्यूजन है, कि सिर्फ इमोशन, जो हम बात करें कि अगर इमोशनल वैल्यूज़ हैं तो उसके अंदर नैतिकता है, वो गलत है, क्योंकि इमोशंस हमेशा ही नहीं होते सही। यस, इमोशंस की वजह से हमने देखा है बहुत सारे लीडर्स सक्सेसफुल हुए हैं, एक मास मूवमेंट भी चलाई है, बहुत अच्छा रिवोल्यूशन लेकर आए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ह्यूमन माइंड्स की वजह से, या जो जनरेशन है आज के टाइम पे, उन्होंने उनको दिक्कत में डाला है। जैसे अभी हमें देखने को मिलता है मॉब लिंचिंग, हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रिलीजियस इश्यूज क्योंकि बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस इश्यूज बढ़ रहे हैं, और रिलीजियस इश्यूज बढ़ने की वजह से हमें ये एंगर देखने को मिल रहा है, मॉब लिंचिंग देखने को मिल रही है। तो उससे क्या है? इमोशंस ने क्या यहाँ पे नैतिकता लेकर आया है? इमोशंस, जो इमोशनल वैल्यूज़ हैं, इमोशंस किसके रिगार्डिंग है? रिलीजियस को लेके, अपने रिलीजन को लेके इमोशंस हैं, वो पर्सन, लोग इमोशनल हैं, लेकिन क्या उससे नैतिकता आई है? नहीं आई है, बल्कि गलत काम हो रहा है, राइट? सो वी कैन से दैट कि इट कैन बी सेड इमोशंस विच कम फ्रॉम द मासेस हैज़ मेड मोर हार्म दैन गुड। कि अगर हम सिर्फ इमोशंस की बात करें तो इमोशंस ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं बजाय कि कुछ अच्छा करने के। अच्छा हुआ है, लेकिन ज़्यादा का अगर हम बात करें तो ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाते हैं। द इवोल्यूशनरी विजडम हैव मेड द वर्ल्ड मोर ब्यूटिफुल दैन इट वॉज अर्लियर।
कि जो इवोल्यूशनरी विजडम है हमारा, ठीक है, ज्ञान है, उसी ने हमारी दुनिया को अच्छा बनाया है, सुंदर बनाया है, बजाय की जितनी पहले थी। क्योंकि इमोशंस को हम नैतिकता से ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही प्रूव होता है। विजडम की, ज्ञान की ज़रूरत है। यस, बेसिक इमोशंस की तो ज़रूरत है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमेशा हमें नुकसान ही करता है। तो हम इसीलिए उसको बोल सकते हैं कि अगर हम इमोशनल वैल्यूज़ की बात करें नैतिकता के लिए, तो वो एक मियर इल्यूजन ही है, वो रियलिटी नहीं है। ठीक है, विजडम जो आज के टाइम पे ज्ञान बढ़ रहा है, वो हमारी दुनिया को अच्छा बना रहा है, सुंदर बना रहा है, और उसकी आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है। विवेक की, ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।